शुरू करें। गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? नाइस। ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज, स्क्रीन, एवरीथिंग इज फाइन। कंचन, अथर्व, नहुष, बंकर, आरुष। परफेक्ट। ऑनलाइन एकदम चिल लगता नहीं सबको? इसका घर पे आराम से बैठ के आइए कभी आप लोग भी क्लास में। चलो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स, यूनिट नंबर 3, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट नंबर 3 क्या बोलता है? बेसिकली जो भी एक सेल का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, पूरा जो ट्रांजैक्शन होता है, पूरा सेल का जो ट्रांजैक्शन है वो 3 हिस्सों में होता है। या फिर मैं बोलूं जो ओनरशिप पास ऑन होती है सेल में, क्या होता है? ओनरशिप भी पास ऑन होती है। वो जो पास ऑन होती है वो 3 स्टेजेस या 3 चीजों के थ्रू होती है। पहला पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा डिलीवरी और तीसरा पासिंग ऑफ रिस्क। अब ये जो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड पासिंग ऑफ रिस्क है ना, दीज आर ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग। जनरली ये चीज साथ में ही होती है, प्रॉपर्टी पास होना और रिस्क पास होना साथ में ही होता है। डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज समथिंग दैट मे हैपन डिफरेंटली, जिसके बारे में सब प्रोविजंस अपन देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना क्यों जरूरी है कि कब ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी या फिर ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है? क्योंकि किसी टाइम पर अगर गुड्स का कोई लॉस हो गया, कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो लॉस कौन बियर करेगा? जो ओनर है उस टाइम पर। और ओनर कौन रहेगा ये कैसे डिटरमाइन होगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है? इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। नाउ coming to specifics, passing of property, most important element and factor to decide legal rights and liabilities. Goods may still be in seller's possession, but हो सकता है कि प्रॉपर्टी पास हो गई है, फिजिकली भले ही सेलर के पास में हो बट प्रॉपर्टी पास ऑन हो गई है। ऐसे केस में डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय, डैमेज कुछ भी हुए गुड्स तो कौन लायबल रहेगा उसके लिए? बायर लायबल रहेगा। अब दो पहले इन्होंने मेन पॉइंट्स अपने को रिगार्डिंग पासिंग ऑफ ओनरशिप क्या दिया है या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए क्या दिया है। सबसे पहली चीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गुड्स। सेक्शन 18 प्रोवाइड्स वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए, वहां पे सेफ नहीं। आपके मॉड्यूल में आई थिंक सेफ हो गया है प्रिंट। अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनअसर्टेन्ड गुड्स के लिए है, कौन से गुड्स के लिए? अनअसर्टेन्ड गुड्स के लिए अगर है तो प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं हो सकती जब तक कि गुड्स असर्टेन ना हो जाए। प्रॉपर्टी कैन नॉट पास अंटिल एंड अनलेस गुड्स आर असर्टेन। दैट इज टू से जब असर्टेन होंगे गुड्स तभी प्रॉपर्टी पास होगी। दूसरा, अब प्रॉपर्टी जो है वो कब पास होगी ये डिटरमाइन कैसे करना है? देखो, वैसे तो अपने को सब रूल्स दिए हैं बट टेक्निकली उन्होंने कैसे कैसे बताया है वो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर तब होगी जब पार्टीज की इंटेंशन रहे। पार्टीज की इंटेंशन कब है ये कैसे समझेंगे अपन? वो समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट से उनके बीच में। और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफिकली इंटेंशन के बारे में नहीं लिखा है तो फिर अपने पास में सारे रूल्स दिए हैं ये वाले, राइट? तो टेक्निकली पढ़ते टाइम पर कभी कभी होता है कंफ्यूजन कि क्या बोल रहे हैं वो ऐसा ही बोल रहे हैं वो कि भाई एज पर इंटेंशन, इंटेंशन कहां से समझेंगे? कॉन्ट्रैक्ट से। और कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कोई इंटेंशन वगैरह के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो फिर ये वाले रूल्स अप्लाई होंगे। प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड एट सच टाइम एज द पार्टीज इंटेंड फॉर ascertaining the intention, regard shall be had to terms of the contract, conduct of the parties and circumstances of the case. Then now अब ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का केसेस है ना, ये हमको मेनली 4 इसमें देखना है। पहला स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स के लिए, दूसरा अनअसर्टेन गुड्स के लिए, तीसरा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल या सेल और रिटर्न बेसिस पर, एंड चौथा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। देखते हैं कि सबसे पहला, अगर गुड्स स्पेसिफिक है, असर्टेन्ड है, तो प्रॉपर्टी कब पास होगी? स्पेसिफिक और असर्टेन्ड गुड्स की प्रॉपर्टी कब पास होगी? एट सच टाइम एज द पार्टीज इंटेंड, जब पार्टीज की इंटेंशन है। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, रूल इन सेक्शन 20 to 24 आर द रूल्स फॉर असर्टेनिंग द इंटेंशन। देखो क्या बोल रहे हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग इंटेंशन लिखा है तो ठीक है,
आपने कुछ अगर नहीं लिखा है या फिर आपकी कुछ अलग इंटेंशन दूसरी आपने मेंशन नहीं की है तो हम यही समझेंगे कि आपकी ये जो रूल्स में दी है ना ऐसी ही इंटेंशन थी। बाय डिफॉल्ट अपने को ये रूल्स बेसिकली अल्टीमेटली वो ये बोल रहे हैं कि ये रूल्स के हिसाब से देखेंगे। पहला, इसमें अब फर्दर 3 कैटेगरी है फॉर स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स के लिए। पहला, स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है। दूसरा, स्पेसिफिक गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना है अभी। और तीसरा, स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है बट सेलर ने अभी कुछ तो भी करना है टू असर्टेन द प्राइस। फर्स्ट, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स स्पेसिफिक है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, वहां पर प्रॉपर्टी पासेस व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तभी प्रॉपर्टी पास हो जाएगी फ्रॉम सेलर टू बायर। डिलीवरी नहीं हुई उस टाइम पर, पेमेंट नहीं हुआ उस टाइम पर, डजंट मैटर, इट इज इममटेरियल, बट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। जैसे एक्स गया शॉप में टीवी खरीदने, शॉपकीपर को बोला होम डिलीवरी हो जाएगी और वहां पर ही पेमेंट भी होगा, बट कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो गया ना, उस टाइम पर ही प्रॉपर्टी पासेस। दूसरा, स्पेसिफिक गुड्स है बट डिलीवरेबल स्टेट में अभी नहीं है, कुछ तो भी करना जरूरी है उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए। जैसे कि लैपटॉप, अपन लैपटॉप खरीदते हैं फॉर एग्जांपल, तो लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वो करके देना पड़ता है सेलर ने, राइट। अपन ने लैपटॉप खरीद लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में है क्या? नहीं। वो कब वहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग पुटिंग देम इनटू डिलीवरेबल स्टेट। प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन एंड बायर हैज नोटिस देयर ऑफ। जब तक वो प्रॉपर सब कुछ इंस्टॉल करके बायर को नोटिफाई नहीं करता कि भाई रेडी है गुड्स आपके ले जाने के लिए, तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। तीसरा केस, स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, पर अभी नहीं, क्या सेलर ने कुछ तो भी करना है टू असर्टेन द प्राइस। जैसे उसको वे करना है, गुड्स को मेजर करना है, टेस्ट करना है, या कुछ और करना है फॉर असर्टेनिंग द प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है ट्रैक्टर भर के सेब लेकर के आया बी को बेचने के लिए। बी ने बोला ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट डन, मैं खरीद ले रहा हूं पूरे सेब, प्राइस 100 रुपीज पर केजी। पर एग्जैक्टली प्राइस कितनी है, एग्जैक्टली प्राइस कितनी है ये काय पे डिपेंड करेगा कि वो वेट कितना है एप्पल्स का, राइट। वो करना अभी बाकी है, तो जब तक वो नहीं होता प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच एक्ट और थिंग इज डन। या फिर ज्वेलरी के इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको उसका प्योरिटी अभी मेजर करना है, राइट, टेस्ट करना है कितने कैरेट की है ज्वेलरी, ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल 3 जो यहां पर आपको दिया है ना, वो एक्चुअली थोड़ा ऊपर से रिलेवेंट है सेकेंड वाले पॉइंट से, बट अपने को यहां पर वो दिया हुआ है। ये था स्पेसिफिक गुड्स के लिए। दूसरा, अनअसर्टेन्ड गुड्स के लिए। पहला स्पेसिफिक फॉर असर्टेन्ड गुड्स, दूसरा अनअसर्टेन्ड गुड्स के लिए। अनअसर्टेन्ड गुड्स के लिए ऊपर अपन ने पहला पॉइंट में क्या बोला था, अनअसर्टेन्ड गुड्स में प्रॉपर्टी कब तक ट्रांसफर नहीं हो सकती, जब तक असर्टेन नहीं हो जाते, अनलेस एंड अनटिल गुड्स आर असर्टेन्ड। नाउ, सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड एप्रोप्रिएशन। देखो, अनअसर्टेन्ड गुड्स की जो सेल है वो अगर डिस्क्रिप्शन से हुई है एंड एप्रोप्रिएशन, डिस्क्रिप्शन मतलब अपन दुकान में गए, दुकान में बोला 1 पैकेट नमक देना, अपन ने डिस्क्राइब किया, दुकानदार ने वो पैकेट निकाल लिया अपने स्टैक में से। जैसे ही वो स्टैक में से निकाला वैसे ही क्या हो गए, गुड्स एप्रोप्रिएट हो गए या असर्टेन हो गए। Appropriation is the selection of goods with the intention of using them in the performance. That is, selection from the bulk is appropriation, nothing else, with the mutual consent of seller and buyer. Property passes as soon as goods are ascertained. अब यहां पर essentials क्या है? Contract unascertained या future goods के लिए है, तभी तो उसको ascertain करने की जरूरत है ना। दूसरा, गुड शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड। आप गए, आपने बोला कि आपको मिल्क खरीदने गए आप, ठीक है, आपने बोला सेलर को कि मेरे को 1 पैकेट काऊ का मिल्क देना, उसने पूरे स्टैक में से बफेलो मिल्क निकाल लिया, क्या वो एप्रोप्रिएशन वैलिड है? नहीं, वहां पर प्रॉपर्टी पास नहीं होगी। गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट में होना जरूरी है गुड्स को। गुड्स अनकंडीशनली appropriate हुए हैं to the contract either by delivery to the buyer or to the agent or the carrier. Appropriation जो हुआ है it must be made
या तो देखो एप्रोप्रिएशन सेलर भी कर सकता है, बायर भी कर सकता है, ठीक है। सेलर ने अपने पास से निकाल करके दे दिए या बायर ने पड़े थे गुड्स वहां से निकाल लिए, ठीक है। बट सेलर ने किया इट शुड बी विद द असेंट ऑफ बायर, बायर ने किया इट शुड बी विद द असेंट ऑफ सेलर, दैट इज म्यूचुअल कंसेंट से वो होना चाहिए। ये जो असेंट है वो एक्सप्रेसली भी हो सकती है या इंप्लाइडली भी दी जा सकती है बाय एक्शंस और कंडक्ट। एंड असेंट जो है वो एप्रोप्रिएशन के पहले भी दी जा सकती है, बाद में भी दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स पड़े थे बाहर, आपने एक पैकेट, फॉर एग्जाम्पल चिप्स का पूरा लेयर पड़ा था, आपने से एक पैकेट फाड़ लिया, बोले भैया ये पैकेट ले रहा हूं मैं, सेलर ने बोला ओके, आपने एप्रोप्रिएशन के बाद में कंसेंट ली, ऐसा भी चलेगा। दूसरा, डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर, where seller delivers to the buyer or to the carrier goods for transmission and does not reserve the right for disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods. अनअसर्टेन्ड गुड्स को अगर आपने बायर को भेजने के लिए कैरियर को डिलीवर कर दिया, ट्रांसपोर्टर को डिलीवर कर दिया, उसी पॉइंट पर इट विल बी अज्यूम्ड कि आपने गुड्स को एप्रोप्रिएट कर लिया, असर्टेन कर लिया, एंड प्रॉपर्टी उसी पॉइंट पर पास हो जाएगी। डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, अपन आते हैं उस पर वापस आगे। एग्जाम्पल 5, एम ने ऑर्डर प्लेस किया विद अ बुक सेलर इन मुंबई, ही आस्क्ड टू सेंड द बुक बाय कुरियर। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में एक बायर था, उसने मुंबई के सेलर को बोला कि मेरे को बुक भेज दो आप, ठीक है। मुंबई के सेलर ने वो बुक को ट्रांसपोर्ट में लगा दिया, कुरियर में लगा दिया। अब कुरियर में बीच में से वो बुक जो है डैमेज हो गई, गायब हो गई, या तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा लॉस के लिए? दिल्ली में जो बायर है वो। क्यों? क्योंकि मुंबई वाले ने जैसे ही ट्रांसपोर्टर को दिया उसी टाइम पर प्रॉपर्टी इज पास्ट, उसी टाइम पर एप्रोप्रिएशन हो गया है, उसी टाइम पर असर्टेनमेंट हो गया है, प्रॉपर्टी हैज ट्रांसफर्ड। Because of which buyer M has become the owner, therefore he will bear the risk of loss. तीसरा, goods sent on approval or on sale or return. हेलो, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। अगर गुड्स जो है वो सेल और रिटर्न बेसिस पर दिए गए हैं, सेल और रिटर्न बेसिस मतलब आपने, जैसे अपन कभी कभी लोकल ये क्लोथ वालों से अपन जो मतलब ये होते हैं ना, शर्ट टी शर्ट अपन खरीदने जाते हैं कभी भी, तो उनको बोलते हैं कि थोड़े दिन के लिए मैं लेके जाता हूं, ट्राई करता हूं, घर पे सबको दिखाता हूं, और बाद में आने के बाद में अगर सबको पसंद आई तो आई विल बाय इट। दैट इज व्हाट सेल और रिटर्न बेसिस। सेकेंड हैंड कार, ए ने बी को सेकेंड हैंड कार दी, बोले थोड़े दिन के लिए वापर देख, अच्छी लगती है क्या? अगर अच्छी लगती है तो यू कैन बाय इट। ये भी क्या है? सेल और रिटर्न बेसिस। आपको गुड्स दिए जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, आप बाद में जो है अपना असेंट दे सकते हो वेदर यू आर गोइंग टू बाय और नॉट। इफ यू डोंट बाय देन यू हैव टू रिटर्न द गुड्स। यहां पर प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हो गई? डिलीवरी तो पहले हो गई है, ए ने बी को गुड्स तो दे दिए हैं, तो सेल और रिटर्न अगर बेसिस है तो वहां पर प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? सबसे पहला केस, व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस और डज एक्ट एडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। आपने जो है अप्रूवल दे दिया, या तो कि हाँ भाई मैं गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा हूं तो ठीक है, या फिर आपने कुछ ऐसा एक्ट किया विच शोज दैट यू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। आपने बोला नहीं बट आपने वो गुड्स किसी और को बेच दिए, इट इज एज गुड एज आपने एक्सेप्ट कर लिए। दूसरा केस, does not signify approval but retains without giving notice of rejection। सेलर ने बोला था बायर को कि 4 दिन के अंदर बता देना कि तुमको रखना है या नहीं। बायर ने 4 दिन हो गए फिर भी रिटेन करके रखा, उसने बोला ही नहीं कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। यहां पर समझ लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर 4 दिन ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है तो
रीजनेबल टाइम में उसने बताना पड़ेगा, अपना कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। या फिर तीसरा पॉइंट, उसने कुछ ऐसा किया विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, विच इज एज गुड एज उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि अपन ने ऊपर देखा हुआ एग्जांपल्स, बेच दिया गुड्स को या फिर प्लेज कर दिया गुड्स किसी और को, इट इज एज गुड एज उसने अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया है गुड्स पर और उसने एक्सेप्ट कर लिया है। वही पॉइंट नीचे बोलते हैं, he is deemed to have exercised his position, his option when he does act exercising domination over the goods showing unequivocal intention to buy. Unequivocal मतलब without any doubt. वो वाला यहां पर यस, ये यहां पर ये स्पेसिफिक चीज है, सेल और रिटर्न बेसिस, यहां पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली मतलब उसने दो केस में हो सकता है, उसने टाइम दिया था, आपने टाइम में वापस बोला क्या उसको कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, वहां पर ऑब्वियसली वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। दूसरा वाला, आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आप बता रहे हो अपने कंडक्ट से कि एक्सेप्टेंस हो गया है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ साइलेंस, राइट। अब यहां पर एक चीज समझो, अच्छा पहले ये देखते हैं नीचे, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस। कैश ओनली और रिटर्न बेसिस क्या है, जैसा अपन ने ऊपर देखा ना, वही कॉन्सेप्ट है, सेल और रिटर्न। बट यहां पर एक डिफरेंस क्या होता है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि वो बोलते हैं, सेलर बोलता है बायर को कि अभी के लिए गुड्स ले जा, जब तक तू मेरे को इसकी पेमेंट नहीं करेगा ना, मेरे को इसके लिए कैश नहीं देगा, तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। कोई टाइम नहीं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं, जब तक तू पेमेंट नहीं करेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका एक, ए ने बी को गुड्स बेचा, ज्वेलरी बेची फॉर एग्जाम्पल, बेची कैसे, सेल और रिटर्न बेसिस। बी ने ये गुड्स सी के पास में प्लेज कर दिए। क्या यहां पर ए सी से गुड्स रिकवर कर सकता है क्या? क्या ए बी से प्राइस रिकवर कर सकता है क्या? कर सकता है, बट सी से वो रिकवर नहीं कर सकता, उसको सी के अगेंस्ट कोई राइट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बी से प्राइस रिकवर कर सकता है, क्योंकि बी ने अपने ये प्लेज करने के कंडक्ट से ऐसा बताया है कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। दूसरा केस, कैश और रिटर्न बेसिस। ए ने बी को ज्वेलरी दिया कैश और रिटर्न बेसिस पर, बी ने सी के साथ में सेम केस प्लेज कर दिया, राइट। अभी ए सी से रिकवर कर सकता है क्या? कर सकता है, क्यों? प्रॉपर्टी अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है सी को, यहां पर बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर, क्योंकि बी को ट्रांसफर नहीं हुई थी तो बी जो है सी को ट्रांसफर कुछ भी नहीं कर सकता, इसका जो प्लेज है वो वैलिड नहीं है। ए कैन रिकवर द गुड्स और ज्वेलरी फ्रॉम सी, बी से वो प्राइस रिकवर कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो गुड्स ही सी से डायरेक्टली रिकवर कर लेगा। यही वो एग्जाम्पल 7 ऊपर वाला और नीचे वाला 9 बोलता है। सेल फॉर कैश और रिटर्न, terms that goods were to remain the property of the seller until they are paid for. Property does not pass until cash is paid. Reservation of right of disposal. Reservation of right of disposal क्या मतलब? to secure that the price is paid before the property passes on to the buyer. Seller may by the terms reserve the right of disposal until certain conditions have been fulfilled. In spite the goods have been delivered to the buyer or to the carrier, property will not pass to the buyer till the conditions imposed have been fulfilled. क्या बोल रहे हैं ये? सेलर ने बायर को गुड्स डिलीवर कर दिया, बायर को कर दिया या फिर कोई कैरियर को ट्रांसमिशन के लिए कर दिया। नॉर्मली तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जानी चाहिए, बट यहां पर इसने क्या किया, अग्रीमेंट में अपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली ये करते टाइम पर इनको क्या बोला, मैं तेको गुड्स दे रहा हूं पर
प्रॉपर्टी विल नॉट पास टू यू अंटिल दिस कंडीशन, कुछ कंडीशन ये जो लगाता है दैट इज फुलफिल्ड। और ये जो कंडीशन लगाता है जनरली वो यही लगाता है कि जब तक तू पैसे नहीं देगा तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ रिजर्वेशन, बेसिकली रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। उसने अपना राइट रिजर्व कर लिया है, किसने? सेलर ने। ना अब ये तो एक स्पेसिफिक केस आप जो है एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में डाल करके ऐसी टर्म रिजर्व कर सकते हो। प्लस ये दो केसेस में भी लॉ बोलता है हम मान लेंगे कि सेलर हैज रिजर्व्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल। फर्स्ट केस, गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू रेलवे, रेलवे से या फिर बोट से, शिप से आपने कोई गुड्स भेजने हैं, ठीक है, फॉर कैरेज एंड बाय द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीव्ड डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ सेलर और हिज एजेंट। देखो कभी भी सेलर कैरियर को, यहां पर फॉर एग्जांपल शिप, इस पे गुड्स देता है, वो बायर को देने के लिए शिप जाती है। अब यहां पर ये सेलर बोट में, यहां पर इनको गुड्स जो देगा, ये शिप वाले बोट वाले इसको क्या देंगे? बिल ऑफ लेडिंग। सेलर क्या करता है? ये बिल ऑफ लेडिंग पर लिख देता है डिलीवर टू ऑर्डर ऑफ बी, और ये बिल ऑफ लेडिंग जो है वो बायर को दूसरे फास्टर मोड से भेज देता है। बायर यहां पे वो बिल ऑफ लेडिंग बता करके गुड्स कलेक्ट कर सकता है। पर सेलर ने अगर लिखते टाइम पर डिलीवर टू ऑर्डर ऑफ बी के जगह लिख दिया डिलीवर टू ऑर्डर ऑफ मी, या फिर डिलीवर टू ऑर्डर ऑफ एस, या उसके कोई एजेंट, सेलर का कोई एजेंट होगा वो, यहां पर इट इज अज्यूम्ड कि सेलर ने क्या किया है? राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर लिया है। मतलब यहां पर जब बायर के पास में ये बिल ऑफ लेडिंग आएगा, बायर शिप वाले को दिखाएगा, शिप वाला क्या करेगा? पहले सेलर को पूछेगा कि भाई मैं गुड्स इसको दे दूं क्या? सेलर देखेगा सामने वाले से पेमेंट आ गया है तो बोलेगा दे दे, नहीं तो मत दे। दूसरा कौन सा केस है जहां पर मान लिया जाता है कि सेलर हैज रिजर्व्ड द राइट ऑफ डिस्पोजल? सेलर ने बायर को बिल ऑफ लेडिंग भेजा, जो ऊपर अपन ने बोला वैसा, साथ में एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना करके भेजा कि भाई बी ये ले बिल ऑफ लेडिंग प्लस बिल ऑफ एक्सचेंज, तू ये बिल ऑफ एक्सचेंज को भी एक्सेप्ट कर ले कि तू मेरे को थोड़े दिन बाद पेमेंट करेगा, ठीक है। अब यहां पर बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसने बिल ऑफ लेडिंग अपने पास में रखा और बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया तो चलेगा। उसने क्या करना है? आइडियली बिल ऑफ लेडिंग अपने पास में रखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करके वापस से एस को भेज देना है। ऐसा किया चलेगा, परफेक्टली फाइन। बट उसने बिल ऑफ लेडिंग अपने पास में रख लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो फिर ये बिल ऑफ लेडिंग उसको रखने का हक है क्या? नहीं है। अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो बिल ऑफ लेडिंग भी वो अपने पास में नहीं रख सकता। अच्छा, ऐसा कर लिया अगर उसने, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं किया और बिल ऑफ लेडिंग अपने पास में रख लिया, फिर क्या होगा? वो वैलिड नहीं रहेगा या फिर प्रॉपर्टी बेसिकली ट्रांसफर नहीं होगी। Seller draws a bill and sends him the bill of exchange together with bill of lading. Buyer must return the bill of lading if he does not accept the bill. अगर वो बिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसने बिल ऑफ लीडिंग भी वापस भेज देना चाहिए सेलर को। If he wrongfully retains, property does not pass. Now, अभी देखा अपन ने पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा क्या था एक एलिमेंट? पासिंग ऑफ रिस्क। रिस्क नहीं, क्या रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के साथ में ही रिस्क भी पास ऑन हो जाती है। Unless otherwise agreed, seller's risk until the property therein transferred to the buyer. When it is transferred, goods are at the buyer's risk. देखो क्या बोलते हो, जब तक प्रॉपर्टी सेलर के पास में है, गुड्स की रिस्क किसकी रहेगी? सेलर की रहेगी। जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी बायर को, रिस्क भी किसकी हो जाएगी? बायर की हो जाएगी। सिंपल। पूरे पेज में 2-3 बार बस यही चीज उन्होंने दी है। सेक्शन 26 लेज डाउन एज एक्सेप्शन दैट, अब यहां पर एक पॉइंट ये और क्या बोलते हैं, ये नॉर्मली तो ऐसे ही होगा, इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन क्या है? अगर डिलीवरी डिले होती है आइदर बायर या सेलर की गलती की वजह से,
तो फिर जिस पार्टी की गलती है ना, जिसके वजह से डिलीवरी डिले हो रही है, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर एनी लॉस दैट में हैपन। यस, सेलर से बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, बट सेलर ने डिलीवर करना था 2 दिन में, उसने किया ही नहीं, डिले कर दिया और गुड्स डैमेज हो गए, तो फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट अपन ने क्या बोला, रिस्क जो है प्रॉपर्टी के साथ में ट्रांसफर हो जाती है। पार्टीज में समटाइम्स बाय स्पेशल अग्रीमेंट स्टिपुलेट दैट रिस्क विल पास समटाइम आफ्टर और बिफोर द प्रॉपर्टी। ऐसा अग्रीमेंट कर सकते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द ओनरशिप, ओनर मस्ट बियर द लॉस और डैमेज। सेलर्स रिस्क कब तक रहेगी, अंटिल द प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर। बायर्स रिस्क कब से रहेगी, आफ्टर द प्रॉपर्टी पासेस फ्रॉम द सेलर टू बायर। अभी एग्जांपल देखो यहां पर, ए बिड्स फॉर एन एंटीक पेंटिंग एट द सेल बाय ऑक्शन। ऑक्शन सेल नीलामी होती है, राइट? वहां पर मिस्टर ए जो है बिडिंग कर रहे थे, ठीक है? ए ने बोली लगाई हाईएस्ट, ऑक्शनियर जो था ना, जो हथौड़ा मारता है, उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, और हथौड़ा मारने गया उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो हथौड़ा जो है नीचे मारने के बजाय पेंटिंग को लग गया, पेंटिंग डिस्ट्रॉय हो गई। अब यहां पर वो लॉस कौन बियर करेगा, सेलर, ऑक्शनियर, या फिर बायर जिसने हाईएस्ट बिड लगाई थी? क्यों? उसने तो बिड कर दिया था। जब तक वो हथौड़ा वहां पर मारे नहीं गया, तब तक के प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई थी। द लॉस विल हैव टू बी बोर्न बाय द सेलर बिकॉज ओनरशिप हैज नॉट येट पास्ड। वापस से, अगर किसी पार्टी का फॉल्ट है, डिलीवरी डिले होता है उसके वजह से, तो यहां पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वही वो पहले पॉइंट बोलती है। दूसरा, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द सेलर एंड बायर एज बेली फॉर अदर पार्टी रिमेन्स अनअफेक्टेड। देखो, आपने सेल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल सेलर ने बायर को बेच दिया, प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर हो गई, बायर ने क्या बोला, मैं लेके जाता हूं, थोड़े टाइम के लिए तेरे पास में रख, ठीक है, थोड़े 2-3 घंटे के लिए तेरे पास में रख, मैं लेकर के जाता हूं। सेलर यहां पर एज अ बेली एक्ट करेगा, एज अ नॉर्मल बेली, जो प्रॉपर प्रूडेंस एक आदमी ने लेना चाहिए, वो सब सेलर ने यहां पर लेना होगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। कोई भी चीज बेच कौन सकता है, ओनर, जिसकी वो चीज है वही बेच सकता है। सेलर कैन सेल only such goods of which he is absolute owner, but sometimes a person who is not the owner, then the question what is the position of the buyer। कभी कभी क्या होता है, जो सेलर नहीं है वो पर्सन भी बेच देता है। यहां पर क्या पोजीशन रहेगी बायर की, वो अपने को अलग अलग केसेस में दिया है। जनरल रूल तो यही बोलता है कि सेलर के पास में अगर बेचने का अधिकार नहीं था, तो ही कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। उसके पास में अगर बेचने का अधिकार ही नहीं था, तो सामने वाले को मतलब प्रॉपर टाइटल नहीं दे सकता, उसके खुद के पास में ही ओनरशिप नहीं थी, तो दूसरे को पास ऑन नहीं कर सकता। ये कौन से मैक्सिम पर बेस्ड है, ये नेमो डैट कोड नॉन हैबिट। नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। जिसके पास जो है ही नहीं, वो दूसरे को कैसे देगा? उसके पास ओनरशिप है ही नहीं, वो दूसरे को कैसे देगा? एग्जाम्पल 13 वही बोलता है, ए ने चोरी किए हुए गुड्स बी को दे दिए, हु बाइज देम इन गुड फेथ, बी विल गेट नो टाइटल एंड द ट्रू ओनर हैज द राइट टू गेट द गुड्स बैक फ्रॉम बी। अगर हायर परचेज, अपन ने हायर परचेज का एग्जाम्पल देखा था, क्या होता है हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर। उस केस में ए ने बी को हायर परचेज पे दिया, बी ने हायर परचेज के इंस्टॉलमेंट अभी चालू थे, बीच में ही सी को गुड्स बेच दिया। क्या सी को गुड टाइटल मिलेगा, ओनरशिप मिलेगी? नहीं मिलेगी। एट द मोस्ट सी को क्या मिलेगा, सेम राइट एज दैट ऑफ हायरर। इसके जो राइट्स थे ना, कि भाई अभी तू जो इंस्टॉलमेंट्स है वो भर दे, आखिर में तेरे को मिल जाएगी, जो इसके पास में वो हक था वो इसको मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा, बट अभी डायरेक्टली ओनरशिप नहीं मिलेगी।
ये बेसिक रूल बोलता है। पर ये रूल हर जगह अगर रिजिडली अप्लाई किए ना तो बहुत सारे इनोसेंट बायर्स जो कि गुड फेथ में बाय करते हैं, जिनकी गलती नहीं है, जिनको पता नहीं था कि जो सेलर है वो एक्चुअल ओनर नहीं है, उनका भी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए लॉ ने अपने को नहीं किया, कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं जहां पर नॉन ओनर्स ने भी सेल किया ना तो भी बायर को वैलिड टाइटल मिलता है। सबसे पहला केस उसमें सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मतलब अपन ने डेफिनेशन में देखा था, जैसा नॉर्मल एक एजेंट है जो कि सेलर के बिहाफ पर कुछ भी गुड्स बेच सकता है, भेज सकता है, कंसाइन कर सकता है, या फिर गिरवी रख सकता है, सिक्योरिटी पे रख सकता है, वो सब। अब देखो, मर्केंटाइल एजेंट ने सेलर के बिहाफ पर सेल किया तो बायर को वैलिड टाइटल मिलेगा, बट कंडीशंस कौन सी फुलफिल होनी चाहिए? ही इज इन पोजेशन विद द कंसेंट ऑफ ओनर। मर्केंटाइल एजेंट के पास में जो पोजेशन है ना गुड्स का, वो सेलर मेन ओनर के कंसेंट के साथ में है। दूसरा, सेल इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एंड तीसरा, बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ, दैट इज नो नोटिस दैट सेलर हैड नो अथॉरिटी टू सेल। दैट इज, देखो, सेलर ने अपने एजेंट को गुड्स उसके पास में रखने की अथॉरिटी दी थी, बट बेचने की अथॉरिटी नहीं दी थी। ये चीज बायर को बेचारे को पता नहीं था, उसने गुड फेथ में खरीदा, बायर को गुड टाइटल मिलेगा। ठीक है। दूसरा, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। ए बी सी ये तीनों जॉइंट ओनर है और तीनों के सहमति से जो गुड्स है वो बी के पास में पड़े हैं। बी ने बिना ए और सी को पूछे बेच दिया गुड्स डी को, तो क्या डी को वैलिड टाइटल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इफ वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स एंड वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स हैज द सोल पोजेशन by the permission of others, property is transferred to any person who buys them from such joint owner in good faith. तीसरा, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर voidable contract। देखो, ए ने बी को बोला क्या तू मेरे को तेरी कार बेचेगा? 10 लाख की कार है, 1 लाख में बेचेगा? बी ने बोला नहीं बेचूंगा, 1 लाख में क्यों बेचूंगा? ए ने गन निकाल लिया, बोले अब बेचेगा? बोले हाँ बेचूंगा। ए ने उससे कार खरीद लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ। ए ने बी से खरीदा है जबरदस्ती, तो किसके ऑप्शन पर? बी के ऑप्शन पर वॉइडेबल है। अब बी इसको कैंसिल करवा सकता है, डी ने कैंसिल करवाए जाकर के उसके पहले ही ए ने ये गुड्स क्या किया? ये कार सी को बेच दिया, तो क्या सी को वैलिड टाइटल मिलेगा? लॉ बोलता है अगर इसने गुड फेथ में खरीदा, विदाउट द नॉलेज ऑफ दिस कंडीशन खरीदा, तो इसको गुड टाइटल मिलेगा। बायर वुड एक्वायर अ गुड टाइटल बाय सेलर हु हैड ऑब्टेन्ड पोजेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट voidable. Voidable कैन बी बाय कोयर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। मिस्टेक से वॉइड हो सकता है क्या? सॉरी, voidable हो सकता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट जो है कोएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, इनसे तो वॉइडेबल होता ही है। मिस्टेक से भी वॉइडेबल होता है क्या? मिस्टेक से वॉइड होता है। देन सेल बाय वन पर्सन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज टू बी इन पोजेशन देयर ऑफ। देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ? आपका कार का शोरूम है, बढ़िया, आपने एक इंपोर्टेड मस्त विंटेज कार थी, आपने वो बेच दी मिस्टर एक्स को, अभी डिलीवरी होना बाकी है। उसके बीच में मैं आपके पास में आया, मेरे को भी वही कार पसंद आई, मैंने बोला मेरे को भी ये कार चाहिए। किसको बेचोगे आप? अरे सोच रहे रे भाई, अरे मेरे को, अरे बोलने के लिए बोल दो, मेरे को बेचोगे सर। अरे एक्स कौन है तुम्हारा? बटे जान दो, दूसरा एग्जांपल ले दे, वापस से लेते, वापस से। आपका कार का शोरूम है, एक्स को आपने प्रॉमिस किया कि
एक्स को बेचोगे, उसके बीच में डिलीवरी देने के पहले मैं आया, मेरे को भी वो कार पसंद आ गई, इसको बेचोगे, मेरे को बेचोगे। अब मैंने अगर वो कार गुड फेथ में खरीदी विदाउट द नॉलेज कि आपने ये कार पहले बेच दी है, तो मेरे को वैलिड टाइटल मिलेगा। ठीक है। इफ अ पर्सन हैज सोल्ड गुड्स continues to be in possession, he may sell them to the third person if such person obtains the delivery in good faith without the notice of the previous sale। भले ही प्रॉपर्टी पास हो गई थी, पहले दूसरे एक्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थी, बट स्टिल मेरे को वैलिड टाइटल मिलेगा अगर मैंने गुड फेथ में खरीदा है तो। यही केस प्लेज के लिए भी अप्लाई होगा। आपने गुड्स बेच दिए, बाद में किसी और को प्लेज कर दिया, तो प्लेज जी जो है उसने गुड फेथ में अगर लिया है, ऑब्टेन किया है, तो उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। देन सेल बाय अ बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। बायर को डिलीवरी मिल गई है, पोजीशन मिल गया है, बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है अभी तक। कैसे हो सकता है ये? बायर को गुड्स मिल गए हैं बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है। कौन सा केस हो सकता है? एक आधा सेल और रिटर्न हो सकता है, राइट। बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर ऑब्टेन्स पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी पास्ड। अब सेलर ने बायर को पोजीशन दिया, प्रॉपर्टी नहीं हुआ, बट बायर ने वो गुड्स बेच दिया किसी को। क्या यहां पर ये जो सी है जिसको बायर ने बेच दिया उसको वैलिड टाइटल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। He may sell, pledge or otherwise dispose of the goods to the third person, and if such person obtains delivery of the goods in good faith without the notice of lien or other rights, he would get a good title to them। नहीं, एग्जाम्पल 18 जो अपने को दिया है, फर्नीचर वॉज डिलीवर्ड टू बी अंडर एन अग्रीमेंट दैट प्राइस वॉज टू बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट। ए ने बी को फर्नीचर दिया, बोले 2 नहीं अपन 4 पकड़ो, 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। ठीक है। द फर्नीचर पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, द फर्नीचर टू बिकम द प्रॉपर्टी ऑन पेमेंट ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट। बी सोल्ड द फर्नीचर बिफोर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। 2, 3, 4 जो भी इंस्टॉलमेंट थी वो पूरी होने के पहले ही बी ने बेच दिया गुड्स टू सी। इट वॉज हेल्ड दैट बायर एक्वायर्ड गुड टाइटल। इसने अगर गुड फेथ में खरीदा है तो इसको वैलिड टाइटल मिलेगा। पर ये हायर परचेज में हो गया क्या? ये देखो, ये जो अपन ने बोला ना इंस्टॉलमेंट का केस, ये अलग है और हायर परचेज अलग है। ठीक है। यहां पर आप इजी इसके लिए एग्जांपल ऐसा पकड़ सकते हो कि ए ने बी को बोला था 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करना है, सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी और 2 इंस्टॉलमेंट बाद में पेमेंट होगी। सेल में कुछ भी हो सकता है, बट हायर परचेज इज डिफरेंट थिंग। वहां पर अंडर हायर परचेज ही हैड ओनली द ऑप्शन टू बाय, नॉट कवर्ड विद इन दिस सेक्शन। ठीक है। इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल क्या बोलते हैं वो? वेयर द ओनर और ट्रू ओनर एस्टॉप्ड बाय द कंडक्ट डिनाइंग इनवैलिड और फॉल्स सेलर। शुरुआत में लगे तो आपके लिए लिख लो, फॉल्स और इनवैलिड सेलर्स ऑथोरिटी टू सेल, ट्रांसफरी विल गेट अ गुड टाइटल अगेंस्ट द ट्रू ओनर। देखो, फॉर एग्जाम्पल रिया का मोबाइल प्राची ने बेच दिया, किसको? सानिका को। क्या बोल करके? कि ये मेरा मोबाइल है। ठीक है। रिया के सामने ही बेचा, रिया ने कुछ बोला नहीं। वहां पर रिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? वहां पर बोले कि भाई ये मोबाइल प्राची का नहीं, मेरा है। रिया ने कुछ बोला नहीं। ठीक है। सानिका ने विदाउट एनी मतलब डाउट अबाउट इट गुड फेथ में मोबाइल खरीदा। क्या अब रिया बाद में सानिका से ये क्लेम कर सकती है क्या वापस? नहीं कर सकती। शी इज नाउ स्टॉप्ड फ्रॉम
denying the sale. Where the true owner is stopped by the conduct denying the false seller's authority to sell. Transferee will get the good title against the true owner. Then लास्ट सेल अंडर द प्रोविजंस. अच्छा रुक जाओ, एक और पॉइंट है. सेल बाय अनपेड सेलर. अनपेड सेलर कौन है? जिसको अपने गुड्स के पैसे नहीं मिले हैं. ठीक है, गुड्स बेच दिए उसने बट उसको जो है उसके पैसे नहीं मिले. वेयर एन अनपेड सेलर exercises lien or stoppage in transit buyer and he resells the goods, buyer acquires a good title. ए ने बी को गुड्स बेचे थे, बी ने पैसे देने थे बट उसने दिया नहीं ए को. ए इज नाउ अनपेड सेलर. अब ऑब्वियसली ए जो है ये गुड्स और किसी को बेच सकता है अगर उसके पास में है अभी भी गुड्स तो, राइट. अनपेड सेलर अगर उसके पास में अभी भी गुड्स है, बी बोलता मैं पैसे नहीं देता, राइट, तो वो गुड्स को जो है बेच सकता है किसी और पर्सन को, सी को, और सी को कंप्लीटली वैलिड टाइटल मिलेगा. भले ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थी पहले बी को. ठीक है, अगेन रिपीटिंग, डिलीवरी अलग चीज है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर अलग चीज है. हो सकता है अभी इसके पास में ही था, इसने लीन में रखा था अभी गुड्स को, बी ने पैसे पहले देना था उसने नहीं दिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई थी, इसने लीन में रखा और लीन में रखने के बाद में उसने बेच दिया सी को. सी को कंप्लीटली वैलिड टाइटल मिलेगा. हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली दैट इज नॉट लाइक एग्जैक्टली अनपेड सेलर, वो प्लेज के केस में आ जाता है. सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट्स. देखो क्या बोलते हैं, दूसरे कोई लॉ है, दूसरे कोई एक्ट्स है जो कि परमिट करते हैं फॉर सेल. जैसे कि पहला, ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर. कोई ए, मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका क्या, ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होगा एक कोर्ट द्वारा. ऑफिशियल रिसीवर क्या करेगा, उसके पूरे असेट्स अपने कंट्रोल में ले लेगा, उसकी सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेगा. तो ये ऑफिशियल रिसीवर ए के असेट्स वगैरह को बेच सकता है, ए के गुड्स वगैरह को बेच सकता है. सेल बाय एन ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर विल गिव द परचेजर वैलिड टाइटल. गुड्स ए के है, बेच रहा कौन, ऑफिशियल रिसीवर, बट उसको पावर दी गई है बाय लॉ. परचेज ऑफ गुड्स बाय फ्रॉम अ फाइंडर ऑफ अ गुड्स विल गेट अ वैलिड टाइटल. अगर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स से किसी ने कोई गुड्स खरीदा है तो परचेजर को ऑब्वियसली वैलिड टाइटल मिलेगा. कहां दिया था ये अपने को, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो कंडीशन थी जहां पर वो बेच सकता है फाइंडर, याद है क्या? 2/3 कॉस्ट से ज्यादा उसको अगर संभालने के लिए खर्चा लग गया है तो, या फिर पेरिशेबल गुड्स है ऑफ एट द डेंजर ऑफ लूजिंग ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू. तीसरा, सेल बाय अ पॉनी कैन कन्वे अ गुड टाइटल टू द बायर. पॉनी ने भी सेल किया, ये भी अपने को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन ने इस प्लेज में देखा था कि पॉनी जो है वो गुड्स को सेल कर सकता है. परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये सब जो है ना ऊपर वाले, ये एग्जैक्टली सेल ऑफ गुड्स का नहीं है, ये अलग अलग लॉस से वो पावर आती है. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब क्या, क्या चीज परफॉर्म करनी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ने. सेल में सेलर ने गुड्स देना है बायर को, बायर ने पैसे देना है सेलर को. डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय सेलर, पेमेंट ऑफ प्राइस बाय द बायर. अब डिलीवरी जो अपन ने ऊपर देखा था ना पहले यूनिट में, वही सब वापस से रिपीटेड है. डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन वन पर्सन टू अनदर, राइट. इन मतलब इफेक्टिवली अपन सामने वाले को अगर पोजीशन दे रहे हैं, दैट इज डिलीवरी. इफ द पोजीशन इज टेकन थ्रू अनफेयर मींस देयर इज नो डिलीवरी. डिलीवरी तीन टाइप्स की हो सकती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव मतलब कैसी थी, याद है क्या? बाय एक्नॉलेजमेंट और अटॉनमेंट. नाउ पेमेंट एंड डिलीवरी आर द कॉन्करेंट कंडीशन. देखो क्या बोलते हैं वो, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा डिसाइड किया है कि
हम कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, डिलीवरी अलग टाइम पर होगी, पेमेंट अलग टाइम पर होगा, आपने डिसाइड किया है, दैट इज फाइन। अगर आपने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है तो पेमेंट एंड डिलीवरी दोनों भी साथ में कॉन्करेंटली होना चाहिए। दे आर कॉन्करेंट कंडीशन। एक हाथ पैसा दे, दूसरे हाथ गुड्स ले। Delivery and payment are concurrent conditions. Seller shall be ready and willing to give possession to buyer in exchange for the price. Now, अब डिलीवरी से रिलेटेड ही अपने को यहां पर कुछ तो भी प्रोविजंस दी है। सबसे पहली डिलीवरी मतलब अगेन वापस से डेफिनेशन दी है। डिलीवरी मींस गुड्स सोल्ड मे बी मेड, डिलीवरी मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज अग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। आप सिंबॉलिकली भी डिलीवरी कर सकते हो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी कर सकते हो, एक्चुअल डिलीवरी भी कर सकते हो। इफेक्टिवली बस सामने वाले को आपने पोजीशन दे देना है। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। देखो यहां पर पार्ट डिलीवरी की इसमें मेन बात आती है इंटेंशन की। ए ने बी को, यहां पर ए जो है बी जो है दोनों वेयर हाउस के बाहर ही खड़े थे, वेयर हाउस में गुड्स पड़े हैं। ए ने बी को पूरे गुड्स दे दिया, बोले ये ले आज से ये गुड्स तेरे। बी ने बोला ठीक है। अब ये होने के बाद में नहीं, क्या वेयर हाउस में बहुत सारे गुड्स थे, बी के पास में ट्रक जो है वो एक ही था, वो बोला कि मैं 2-3-4 ट्रिप में गुड्स ले जाता हूं। तो यहां पर भले ही वो अभी ले गया हो एक ही ट्रक, ठीक है, बट इट इज कंसिडर्ड दैट पूरी डिलीवरी उसको हो गई है, क्योंकि यहां पर इंटेंशन क्या है, पूरे के पूरे गुड्स डिलीवर करने का है। इन दैट प्रोसेस अभी सिर्फ टेक्निकली वो ऐसा हुआ है कि इन दैट प्रोसेस पार्ट डिलीवरी हुई है, बट पार्ट डिलीवरी ऑल्सो हियर कंसिडर्ड एज पूरी डिलीवरी हो गई है। डिलीवरी ऑफ द पार्ट इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल हैज द सेम इफेक्ट एज पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ डिलीवरी ऑफ द होल। बट अगर आपके डिलीवरी करते टाइम पर इंटेंशन ही ये था कि आपको सिर्फ आधे गुड्स ही देना है सामने वाले को, तो फिर इट डज नॉट ऑपरेट एज डिलीवरी ऑफ द होल। तो फिर आप क्या उस केस में जितने गुड्स आपकी इंटेंशन थी उतने की ही डिलीवरी मानी जाएगी। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी क्या बोलते हैं वो, आपने कोई और अगर कॉन्ट्रैक्ट में टर्म डाली होगी तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या मानेंगे, सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर अंटिल द बायर अप्लाइज। बायर को बोलना पड़ेगा सेलर को कि भाई आकर के डिलीवर कर। प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी गुड्स की, देखो वेदर बायर टू टेक पोजीशन और सेलर टू सेंड, बायर ने जाकर के डिलीवरी लेना है या सेलर ने ला करके देना है, ये केस टू केस डिपेंड करेगा, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो डिपेंड करेगा कैसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है तो फिर प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी। अपार्ट फ्रॉम सच कॉन्ट्रैक्ट 3 केसेस अपने को दिए। अगर गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इमीडिएट सेल का है, उस टाइम पर जहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, राइट, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस टाइम पर जहां पर गुड्स है वो प्लेस उसकी डिलीवरी की रहेगी। टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो नहीं, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर गुड्स है एक्चुअली, वो प्लेस डिलीवरी की प्लेस रहेगी। अच्छा, आपका अगर अग्रीमेंट हुआ है तो कि फ्यूचर में डिलीवरी होगी, अग्रीमेंट हुआ है तो अग्रीमेंट करते टाइम पर जहां पर गुड्स है वो प्लेस ऑफ डिलीवरी मानी जाएगी। और तीसरा, अगर गुड्स अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, दैट इज फ्यूचर गुड्स है, तो फिर क्या होगा, वहां पर जहां पर वो गुड्स मैन्युफैक्चर होने हैं ना, उसको माना जाएगा प्लेस ऑफ डिलीवरी। इमीडिएट सेल हो रहा है तो कहां पर रहेगी प्लेस ऑफ डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पर जहां पर गुड्स वो एक्चुअली है वहां पर। अगर अग्रीमेंट हुआ है तो वो वहां पर जहां पर गुड्स है अग्रीमेंट के टाइम पर। फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होना है तो एट अ प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। देन टाइम ऑफ डिलीवरी,
क्या बोलते हैं वो, बायर ने सेलर को बोला कि भैया गुड्स भेज दो, टाइम कोई ऐसा स्पेसिफिक डिसाइड नहीं हुआ, नो टाइम देयर इज डिसाइडेड फॉर सेंडिंग, उस केस में सेलर इज बाउंड टू सेंड विद इन रीजनेबल टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपने किराने वाले को फोन करके बोला कि भैया घर पे जो है तेल खत्म हो गया है, एक डिब्बा भेज दो। सेलर ने, जो किराने वाले हैं, उसने 4 महीने बाद भेजा तो चलेगा क्या? नहीं। रीजनेबल टाइम मे बी 1 डे, सेम डे, अगले दिन ज्यादा से ज्यादा, केस टू केस वो थोड़ा डिपेंड करेगा। गुड्स इन पोजेशन ऑफ द थर्ड पार्टी, वेयर the goods at the time of sale are in possession of the third party, no delivery will happen until and unless third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf। कौन सी डिलीवरी की बात कर रहे हैं? ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का ही वापस से यहां पर वो लिखा हुआ है। अगर गुड्स जो है थर्ड पर्सन के पोजीशन में है, जब तक थर्ड पर्सन एक्नॉलेज नहीं करेगा तब तक डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। अच्छा, उसके आगे की लाइन क्या बोल रही है देखो ना, समझता क्या? प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट ऑपरेशन ऑफ द इश्यू और ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। समझ रहा क्या कुछ क्या बोल रहे हो? प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट, वो बोल रहे हैं, हमने ऊपर बोला कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी लगेगी, पर इसका मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सिंबॉलिक डिलीवरी नहीं हो सकती। सिंबॉलिक डिलीवरी भी हो सकती है बाय ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। टाइम फॉर टेंडर और डिलीवरी, भले बायर डिमांड कर रहा है या सेलर ला करके दे रहा है, दोनों भी कब होना चाहिए? एट अ रीजनेबल आवर, रीजनेबल टाइम। ऐसा नहीं कभी भी रात को 12, 1, 2 बजे, जो रीजनेबल आवर्स है ऑपरेशन के उसी में यह होना चाहिए। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी कौन बियर करेगा? क्या बोल रहे हो? एक्सपेंसेस ऑफ एंड इंसिडेंटल टू पुटिंग गुड्स इनटू डिलीवरेबल स्टेट मस्ट बी बोर्न बाय द सेलर। सेलर बाय डिफॉल्ट ये इसको एक्सपेंसेस को बोर्न बियर करेगा। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, बायर ने ऑर्डर किया, 3 केसेस, हाँ, बायर ने ऑर्डर किया 10 किलो, आ गए सिर्फ 8 kg, तो बायर के पास में क्या राइट है? वो चाहे तो पूरे गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है या फिर चाहे तो 8 kg भी रख सकता है। अगर 8 kg रखा तो क्या होगा? उसने पेमेंट भी सिर्फ अकॉर्डिंगली 8 kg का ही करने के लिए वो बाइंड रहेगा। सेलर डिलीवर्स क्वांटिटी लेस देन कॉन्ट्रैक्टेड, buyer may reject but if he accepts he shall pay for them at the contract rate। दूसरा केस, बायर ने ऑर्डर किया था 10 kgs, डिलीवर हो गए उसको 15 kg। अब क्या है ऑप्शन बायर के पास में? या तो 10 kg रख ले, 5 kg रिजेक्ट कर दे, ये तो बेसिक चीज है, वहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल उसने 10 लीटर्स का डब्बा ऑर्डर किया था, गलती से 15 लीटर्स का आ गया, अब वो अलग अलग तो किया नहीं जा सकता, तो उसने 15 लीटर का एक्सेप्ट कर लिया, वहां पर उसको 15 लीटर के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर वो चाहे तो पूरा का पूरा भी रिजेक्ट कर सकता है। सेलर डिलीवर्स गुड्स लार्जर देन ही कॉन्ट्रैक्टेड, बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट, और may रिजेक्ट द होल। If the buyer accepts the whole, he shall pay for them at the contract rate। और एक तीसरा केस हो सकता है, बायर ने ऑर्डर किया था X गुड्स, उसको साथ में मिक्स होकर के Y गुड्स भी आ गए, तो बायर क्या कर सकता है? अगर इनसेपरेबल है तो जनरली पूरा लॉट वो रिजेक्ट कर सकता है, राइट? नहीं तो सिर्फ X वाले जो उसके गुड्स है सेपरेबल नॉर्मली, वो अपने पास में रख ले, Y रिजेक्ट कर दे, या फिर वो चाहे तो पूरा भी रिजेक्ट कर सकता है। When seller delivers mixed with the goods of different description, buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject or may reject the whole। आखिरी में बोलते हैं ये प्रोविजंस एप्लीकेबल रहेगी बट सब्जेक्ट टू एनी यूजेज ऑफ ट्रेड, स्पेशल अग्रीमेंट और कोर्स ऑफ डीलिंग। अब कभी कभी पार्टीज का नॉर्मल ऐसा ट्रेडिंग में हो सकता है कि भाई वहां पर ऐसा कस्टम है, ऐसी पद्धत है कि भाई गलती से ज्यादा भी डिलीवर हो गया तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर वो वहां पे उस हिसाब से चलेगा।
इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, क्या बोल रहे हो, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। देखो हर जगह पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपको ये हर जगह मिलेगा अनलेस अदरवाइज एग्रीड, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आप कस्टम तरीके से कैसे भी कर सकते हो, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर हम ये रूल्स बता रहे हैं। रियल लाइफ में भी आपको नहीं क्या हो सकता है, ये जो अपन प्रोविजन पढ़ रहे हैं उससे थोड़ी बहुत अलग रियल वर्ल्ड में मिले, एक्चुअल हैपनिंग। क्यों, क्योंकि वहां पे बायर सेलर को रिलेशन भी मेंटेन करना होता है। हो सकता है कि सेलर कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है एक गिवन केस में, बट वो नहीं करता क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन रखना है। ऐसा सब हो सकता है। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। बायर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी लेने के लिए बाइंड नहीं है। अगर सेलर जबरदस्ती इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी कर रहा है तो बायर पूरा रिजेक्ट कर सकता है। डिलीवरी टू कैरियर इज ट्रीटेड एज डिलीवरी टू बायर, ये तो ऊपर ही देखा अपन ने। डिलीवरी टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी डिलीवरी टू द बायर। डेटोरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, देखो गुड्स कभी कभी नहीं क्या एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर भेजने की जरूरत होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन में नहीं क्या थोड़ा बहुत नॉर्मल लॉस होना नॉर्मल है। जैसे ए ने बी को कहीं से तो भी दूसरे कंट्री से एक यहां पर केमिकल्स भेजा। अब वो केमिकल्स ऐसे हैं कि जितना भी टाइम लगता है 1-1.5 महीना शिप से आने को, उसमें नॉर्मली 1-2% जो है वो इवेपोरेट हो जाता है केमिकल। ये जो 1-2% का लॉस है वो कौन बियर करेगा, बायर बियर करेगा। डेटोरियोरेशन इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट विल फॉल ऑन द बायर, दो द सेलर अग्रीज टू डिलीवर एट हिज ओन रिस्क। सेलर बोलता है मैं अपने रिस्क पर डिलीवर करता हूं, बट सेलर जो रिस्क बोलता है यहां पर वो कौन से रिस्क की बात कर रहा है, एबनॉर्मल लॉस के रिस्क की। अगर कुछ इसके अलावा कुछ डिटोरियोरेशन कुछ डैमेज होता है तो उसकी। नॉर्मल लॉस जो है वो बायर ने ही बियर करना होगा। बायर्स राइट टू एग्जामाइन द गुड्स, बायर की ये ड्यूटी नहीं बट अपन बोल सकते हैं राइट है, बायर का राइट है। क्या राइट है, ही इज एंटाइटल्ड टू रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जामाइनिंग द गुड्स। मैंने जो गुड्स मंगाए थे वो उसी जैसे मंगाए थे वैसे ही है या नहीं, उसके कंफर्मेशन में है या नहीं, ये एग्जामाइन करने की एंटाइटलमेंट राइट बेसिकली बायर के पास में है। अगर बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है एग्जामाइन करने की तो बायर जो है रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को। सेलर की यह ड्यूटी है कि उसको प्रॉपर ये अपॉर्चुनिटी दे टू एग्जामाइन द गुड्स। अच्छा, सेलर ने बायर को डिलीवरी करना, डिलीवरी के अपन ने देख लिए रूल्स। लास्ट में रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा कब माना जाएगा, पहला इफ ही इंटीमेट्स टू द सेलर, उसने बोल दिया सेलर को कि भाई मैं एक्सेप्ट करता हूं गुड्स को। दूसरा, डज एनी एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर, उसने सेलर को बोला नहीं कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं गुड्स को, बट उसने वो गुड्स और किसी को बेच दिया, इट इज एज गुड एज उसने एक्सेप्ट कर लिया। एंड लास्टली, रिटेन्स आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर। एक 10 दिन का टाइम दिया था बायर को, फॉर एग्जाम्पल सेलर ने, बायर ने 10 दिन तक कुछ बोला ही नहीं, 10 दिन के बाद में भी गुड्स अपने पास में ही रखा, इट इज एज गुड एज उसने डिलीवरी एक्सेप्ट कर लिया है। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स, क्या बोल रहे हैं वो, बायर अगर रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को, फॉर एग्जाम्पल गुड्स प्रॉपर नहीं है या फिर कोई और दिक्कत है उसमें डिफेक्ट है, तो बायर के पास में राइट है टू रिजेक्ट। वो जब बायर के पास में राइट है टू रिजेक्ट तब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि उसने सेलर को बोल देना है मैं गुड्स को रिजेक्ट कर रहा हूं। वापस से गुड्स सेलर तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की नहीं रहेगी। जैसे अपन कोई भी पार्सल मंगाते हैं मिंत्रा से, अमेजॉन से, अपन को अगर रिटर्न करना है अपन जाते क्या वहां पर वापस, वो लोग आते हैं लेने, अपने को सिर्फ बोलना पड़ता है कि वी आर रिजेक्टिंग। इट इज सफिशिएंट इफ ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट।
एंड लास्ट पॉइंट जो है अपना वो क्या बोलता है, लाइबिलिटी फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी। देखो सेलर जो है वो तैयार है गुड्स लेकर के डिलीवर करने को। सेलर का ट्रक आ गया है बायर की फैक्ट्री के बाहर, खड़ा है, ठीक है। नाउ बायर डज नॉट विद इन अ रीजनेबल टाइम टेक द डिलीवरी। बायर वो गुड्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, अनलोड ही नहीं करवा रहा है अपने पास में, राइट। सेलर का ट्रक वहां पे ही खड़ा है, 1 2 3 4 दिन 5 दिन हो गए, राइट। इस केस में क्या होगा, he is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect and reasonable charge for the care and custody of the goods। इसके वजह से सेलर को जो भी लॉस हुआ, नुकसान हुआ, अब ट्रक के चार्जेस भी लग रहे होंगे सेलर को, इतने देर से ट्रक खड़ा है वहां पर, तो प्रॉपर केयर एंड कस्टडी के भी चार्जेस लग रहे होंगे, वो सारे चार्जेस बायर ने पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां पर ये कौन सा केस बोल रहे हैं, लेकिन बायर मतलब ले लेना चाहिए डिलीवरी। बायर अगर रिजेक्ट कर सकता है डिलीवरी, वो केस में तो ऊपर वाला केस आएगा। बायर प्रॉपरली मतलब ले लेना चाहिए उसने डिलीवरी, गुड्स प्रॉपर है बट वो ले नहीं रहा है। और लास्ट में क्या बोलते हैं, नथिंग अफेक्ट्स द राइट ऑफ द सेलर वेयर द निग्लेक्ट और रिफ्यूजल अमाउंट्स टू रेपुडिएशन। बी बोल रहा है वो डिलीवरी नहीं लेगा, नहीं लेता है, तो सेलर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकता है, वो राइट उसके पास में है ऑलरेडी, ठीक है। Here we complete unit number 3 of Sale of Goods Act. चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। कल 3+3 बोले थे, वो देखे क्या घर पे क्वेश्चंस सबने, ऑनलाइन गाइस? छोटा सा क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स।
ओके, स्टॉप। ओके, आंसर पहले तो एक वर्ड में क्या है? कैन ही रिकवर द प्राइस? मतलब प्राइस के लिए अथर्व क्या बोल रहा है? ए विल बी लायबल एंड सूट इज इनवैलिड। ए कैनॉट रिकवर लॉस फ्रॉम बी, द एग्रीमेंट वाज ऑन सेल और रिटर्न, देयरफॉर बी 8 days, ए इज द ओनर। ओके, ठीक है अथर्व। कैनॉट रिकवर, शुभंकर ऑल्सो सेज द सेम। ठीक है, आप लोगों ने लिखा है? ठीक है, आंसर सबका सही है। कॉन्सेप्ट मतलब क्या क्या आना चाहिए था अपने आंसर में, देखते हैं। ए डिलीवर्ड द हॉर्स, अब इन्होंने थोड़ा फॉर्मेट अलग लिया है यहाँ पर। डायरेक्टली उन्होंने पहले फैक्ट्स दिए है। ए डिलीवर्ड द हॉर्स टू बी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। It was decided between them that B will try the horse for 8 days and in case he does not like, he will return the horse to owner. But on the third day, horse died without the fault of B. Time given by the seller A to buyer B has not expired. Therefore, ownership of the horse still belongs to the seller A. B will be considered as the owner of the horse only when B does not return the horse to A within the stipulated time of 8 days. The suit filed by A for the recovery of the price is invalid and he cannot recover the price. Had the horse died after the expiry of 8 days, B would have been held liable but not before that time period. अब इन्होंने जिस फ्लो में एक्सप्लेन किया है ये भी ठीक है 2 मार्क्स के लिए, बट हमारे जो मतलब हमारा जो फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं, पहले प्रोविजंस, उसके बाद में वो फैक्ट्स और उसके बाद में कंक्लूजन, तो ये इनका पार्ट परफेक्टली ठीक है, फैक्ट्स वाला एंड कौन सा, कंक्लूजन वाला। ये एक्स्ट्रा वाला, ये वाला पार्ट आपके आंसर में नहीं आया स्पेसिफिकली, अगर नहीं पूछा है उन्होंने तो भी चलेगा, बट प्रोविजन आना जरूरी है। ठीक है, प्रोविजन जो आपने लिखी है मोर और लेस इट्स सेम, मतलब सिमिलर है, थोड़ा उसमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वापस आप एक बार घर पर जाकर रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इट विल हैपन। एक और चीज, ये मतलब देखो बहुत छोटी सी चीज रहती है, किसी के साथ में इसमें फर्क हो सकता है नहीं हो सकता है। पेन लिखते टाइम पर पेन के पीछे अपने को कैप लगाने की आदत रहती, वो निकाल कर लिखने का ट्राई करो। ठीक है, थोड़ा सा पेन का वेट हल्का सा कम होता है, ओवर द पीरियड अपनी स्पीड में हल्का सा इंप्रूवमेंट हो सकता है। बहुत बारीक पॉइंट है, बट कभी कभी मतलब बहुत इससे मतलब बहुत लोगों को फायदा हुआ है विथ रिगार्ड्स टू स्पीड, हुआ है ना, राइट। ठीक है, ऐसा जो है पूरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स तो अपने को परफेक्टली आ रहे हैं, आंसर सबका यही था ना आखिरी में, हाँ परफेक्ट। ठीक है, बस अपने को राइटिंग की स्पीड बोलो या फिर थोड़ा सा और प्रोविजन पे काम करना पड़ेगा, लिखते लिखते वो ही इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, अभी आपकी जैसे आगे टेस्ट्स भी होगी, उसमें भी फर्दर अपन एनालाइज करके
और डिटेल में करते जाएंगे, बट मीनवाइल आपको घर पे कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू रखना है। ओके, रुके या फिर इंट्रोडक्शन ले नेक्स्ट यूनिट का? ओके, चलिए 7:05 हो रही वैसे भी, विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच।